बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरसुरे की स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आज के मौजू के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अशरा क़ाइद जी सच टीवी की जानिब से मनाया जा रहा है। बिल्कुल। और सच टीवी अपने लीडर्स को, रहनुमाओं को नहीं भूलता। पूरे 10 रोज़ हम मनाते हैं यकीनन। तो 10 रोज़ हमने कायदे आज़म के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की। बिल्कुल, बिल्कुल। आज आखिरी प्रोग्राम है तो मुझे थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कि ये भी एहसास हो रहा है कि हम कायद के ज़िक्र से मतलब इस साल के लिए रुखसत हो रहे हैं, तो वो भी एक एहसास है। बिल्कुल ऐसे हमने मुख्तलिफ पहलू कायदे आज़म दिफा के हवाले से, मईशत के हवाले से, अक़लियतों के, ख़वातीन के हवाले से जो गाइडेंस। आज आखिरी प्रोग्राम तो हमने सोचा कायदे आज़म एज ए होल एक यूनिक लीडर, एक मुनफरिद रहनुमा और एक जीनियस, इस पर बात होगी। बिल्कुल जी। आज के इस मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर का जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं पेशावर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कोयटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -1 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -8 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी नाज़रीन, ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्द से जल्द अपने मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी आप दें। जी, हमारा मौजू कायदे आज़म एक मुनफरिद रहनुमा, एक जीनियस, जिसको हम उर्दू में नाबिगा कहते हैं। और हमारी खुशकिस्मती के इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद हैं जिनको हम कायदे आज़म पर या तारीख़ पर जीनियस कह सकते हैं। जनाब डॉक्टर रियाज़ अहमद साहब, उस्तादों के उस्ताद, हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, हेड रहे, तारीख़ के हवाले से, पाकिस्तानियात के हवाले से इदारों के हेड रहे, और कायदे आज़म पर और मुस्लिम लीग पर तो बाकमाल काम किया। 40-50 से ज़्यादा किताबें। ज़बरदस्त सर, खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू। बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोफेसर सुलेमान अहमद साहब मौजूद हैं। आप भी हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते रहे हैं, हिस्ट्री के उस्ताद रहे हैं, और अभी भी यूनिवर्सिटीज़ से मुताल्लिक हमारे मुल्क के सबसे बड़े इदारे में आप काम करते हैं। आपको भी सर खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साहब मौजूद हैं। आप भी तारीख़ पर दस्तरस रखते हैं और इंशाअल्लाह कायदे आज़म के हवाले से इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद। डॉक्टर साहब, कायदे आज़म के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं, तो अगर मुझे कोई कहे, या आम तौर पर जो कायदे आज़म को समझते हैं लोग, उनको भी कोई कहे कि एक लफ्ज़ बोलना है कायदे आज़म के लिए, एक लफ्ज़ से ज़्यादा नहीं, तो मेरा ख्याल है जीनियस के अलावा और कुछ नहीं बोला जा सकता, या यूनिक या जीनियस। फरमाइए। बिल्कुल आपने सही कहा है, माशाल्लाह। बाकी जो सच टीवी का अप्रिशिएट के जो पूरा अशरा आपने मनाया है और आज इसका आखिरी प्रोग्राम है, और मेरा ख्याल जिस हालात में पाकिस्तान गुजर रहा है, कायदे आज़म के बारे में जितनी भी मालूमात आवाम तक पहुँचाई जाएँ उतनी कम है, क्योंकि कायदे आज़म का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह रसूल के बाद कायदे आज़म का ही एहसान है जिस पर पाकिस्तान बना है। बिल्कुल। और उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही बेहतर है। हमारा इस्लाम तो बताता ही है कि आप
जितना किसी खुदा का शुक्र अदा करें, शख्सियत जिसने एहसान किया शुक्र अदा करें, उतना ही आप अपने आप को एलिवेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। ये हमारा मसला ये है कि ये जो तो हदीस है कि जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो खुदा का भी शुक्र अबे नहीं अदा नहीं करता। करता। तो ये हमारा दीन का बुनियादी आंसर है। बिल्कुल। तो वो लोग या लीडर्स जो कायद आज़म का दिल से इज़्ज़त या एहतराम नहीं करते, ये शुक्रिया का यही पहलू है ना कि उसका एहतराम भी करें या उसको फॉलो भी करें, तो वो बदकिस्मत है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी कौम जो है वालिहाना मोहब्बत करती है। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो उनके साथ है और बड़े, और जो वक्त के साथ साथ तो कायद आज़म के जो तकारीर हैं और उसके ज़िंदगी के पहलू हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उजागर होकर सामने आते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। प्रोफेसर सलमान अहमद साहब, इसी मौजू पर आपका तबसरा और फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू की गहराई में भी हम जाएंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सच टीवी और आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने पूरा अशरा बनाया है, क्योंकि अमूमन हम लोग या मुख्तलिफ चैनल्स एक दिन जी जी सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद ख़त्म कर देते हैं। तो आपने तो 10 साल का काम कर दिया माशाल्लाह इसी साल में। सही तो मुबारकबाद आपको भी और बहुत चैनल को भी। और जिन्ना साहब के हवाले से आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा, जीनियस। मैं एक और लफ्ज़ भी बड़ा अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, कैरिस्मेटिक। जी जी जी, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। दुनिया की किसी भी खित्ते से किसी भी ज़बान से लीडरशिप की क्वालिटीज़ निकालें अगर आप, जी जी, मैंने पढ़ा देखा, दुनिया में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम, जो उन तमाम डेफिनेशंस पे पूरा उतरते हैं, और उनमें से एक हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। लीडरशिप की मज़हब के हवाले से आप डेफिनेशन निकाल लें, आप किसी भी किस्म की डेफिनेशन निकाल लें, उन सब में वो पूरा उतरते हैं। बहुत बहुत आप देखेंगे कि अगर मज़हब ने कहा है कि ये लीडरशिप, एक अच्छे लीडर में खसूसियात होनी चाहिए, वो तमाम मौजूद हैं। किसी और खत्ते में देखें कि लीडर्स कैसे होते हैं, वो तमाम खसूसियात इनमें मौजूद हैं। मैंने आपके कुछ प्रोग्राम्स देखे, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे मौज़ूआत को कवर किया और जिन्ना साहब की वो शख्सियत सामने लाए। जैसे रियाज साहब ने कहा कि हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तमाम पाकिस्तानी करते हैं, लेकिन मोहब्बत करने का मतलब फिर उससे एक स्टेप आगे मैं चाहता हूँ कि उनकी जो तकारीर हैं, उनके जो अक़वाल हैं, उनको किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगियों में ले आएँ, बहैसियत लीडर, बहैसियत टीचर, बहैसियत रिसर्चर, बहैसियत किसी भी शोबे में देख लें कि उनकी वो तमाम चीज़ें हम किस तरीके से हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाएं, ये बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो आप लोगों का और स्पेशली सच टीवी का, चूँकि जो कौमें अपने हीरोज़ को बुला देती हैं वो कौमें ज़िंदा नहीं रह पाती। सही बात। तो इस हवाले से ये सच टीवी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि जो ऐसे मौक़े के ऊपर जो छुट्टियाँ दी जाती हैं, छुट्टियाँ देने के बजाय अगर ऐसे मौज़ूओं के ऊपर डिबेट किया जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर और हमारे दूसरे दफातर के अंदर, तो वो ज़्यादा बेहतर है। चूँकि हमने जिन्ना साहब को एज अ रोल मॉडल लेना है, सही, और अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी है कि क्या हम उस रोल मॉडल को फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। सही। अच्छा, जिन्ना साहब के बारे में सलमान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जीनियस के साथ करिश्मा का उन्होंने ज़िक्र किया। कौमें जो हैं जो अपनी तारीख़ को बुला देती हैं, वो कौमें अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म कर देती हैं। बिल्कुल ठीक। अगर आपकी आइडेंटिटी नहीं है, अगर हम सारा कॉलोनियल पीरियड को देखें या उससे पहले इम्पीरियलिज़म को देखें जी, जो उनका हदफ ये था कि आपकी आइडेंटिटी को मिटा दिया जाए। मिसाल के तौर पे जब ब्रिटिश एम्पायर थी तो उन्होंने कहा बाय कलर दे वुड बी इंडियन बट बाय थिंकिंग दे वुड बी ब्रिटिशर्स। बिल्कुल सही। जिन्ना साहब ने वो आइडेंटिटी लौटाई। वाह वाह, बहुत अच्छा। और यही उनकी बहुत बड़ी खूबी है। अब सवाल ये है कि क्या हम उस आइडेंटिटी को कंटिन्यू कर पा रहे हैं या नहीं, इस पे डिबेट होनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर रियाज अहमद साहब, बहुत खूबसूरत बातें आपने और हमारे शुरकाए मोहतरम ने की। अभी गुफ्तगू के लिए तो हमारे पास बहुत टाइम है। मैं एक मुख्तसरन आप ये बताइए, आपकी निगाह में तारीख़ के वो कौन कौन से मोड़ थे
जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो जीनियस सामने आई कि अगर कोई और लीडर होता तो वो ना कर पाता। काफ़ी मोड़ है, एक नहीं है, जी। बल्कि कायदे आज़म की लाइफ में बड़े कांग्रेस का फेज भी है, जी। फिर बाद में मुस्लिम लीग वाला है, दरमियान में वो कंफ्यूजन का पीरियड भी। आपने तो इस पे बहुत कुछ लिखा, आपने प्राइमरी सोर्स बन गई आपकी बुक्स जो हैं। तो सबसे जो हम देखते हैं जो पहला इसके क्रिटिकल मोमेंट आता है ना, वो दिसंबर 1920 का है, जब कांग्रेस को छोड़ा है कायदे आज़म। और उस वक्त ये वाहिद मुसलमान लीडर है कि उसने जब गांधी डोमिनेट किया है कांग्रेस पे, जी, तो उसका हिंदू करेक्टर सबसे पहले इसने सेंस किया है। बाकी बड़े बड़े लीडर बड़े मौजूद थे, मसला अली बरादरान है, जी, उनके साथ थे, वो सेंस, वो 7 साल बाद सेंस किया उन्होंने। बिल्कुल कांग्रेस 7 साल बाद छोड़ी है जी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, जी, बिल्कुल, और शौकत अली, दोनों भाइयों ने। बिल्कुल सही। तो कायदे उस वक्त सेंस कर रहा है, ये तो हिंदुज़म की बात कर रहा है। हालांकि नेहरू जो गांधी था वो भी दबे लफ्ज़ में बात कर रहा है। ये कमाल है उसका कि भाई अब मुसलमानों का फ्यूचर इस कांग्रेस के साथ नहीं है। बिल्कुल सही। और ये बड़ा डिसीजन मेकिंग है उसका, बड़ा कमाल की बात है। तो इस तरह की और बड़ी बातें हैं, खास तौर पे फिर आप देखें अगला जो टर्न है 1928 में। डॉक्टर साहब इस पर वक्फे के बाद बात करेंगे। हमें आपने वो मोड़ बताने हैं कि जहाँ पर कायदे आज़म की अजमत बहुत खुल के एक मुनफरिद और जीनियस लीडर के तौर पर सामने आ रही है। बिल्कुल, अपने मेहमानों से इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है। इस सिलसिले को मजीद भी आगे बढ़ाएंगे। वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सर्चवेयर की स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। हमारी आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है। जी आप जी, डॉक्टर रियाज अहमद साहब बर सगीर पाक व हिंद की हिस्ट्री के वो ख़ास मोड़ बता रहे थे जहाँ पे कायदे आज़म की जीनियस सामने आई। जी डॉक्टर साहब, ये मैं एक तो आपने बताया कि वो बड़ा अहम दिसंबर 1920 कांग्रेस को छोड़ना है या नहीं छोड़ना, जी, ये वाला। और वो बाद में सही प्रूव हुआ। गांधी को आप फरमा रहे थे वक्फे से कबल के गांधी की वो जो एक मखसूस हिंदू मफादात की सियासत और मेंटेलिटी थी वो कायदे आज़म ने सबसे पहले जी वही समझी। और उसमें ख़ास तौर पे जो कायदे आज़म को जो था कि आप नॉन कोऑपरेशन इंग्लिश में जो संस्कृत में सत्याग्रह, जी आप तो कायदे आज़म उनसे ये कहते हैं कि आप हर बात में संस्कृत को वर्ड निकालते हैं, इसकी क्या वजह है? तो उसका जवाब नहीं दिया गांधी ने। अच्छा। कि आप यू आर गोइंग टुवर्ड्स हिंदू को, कहते नो 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 आई एम नॉट गोइंग। इस तरह गांधी से पर्सनल डायलॉग भी उनको सही। और हालांकि गांधी के बारे में ये मशहूर है कि वो 1915 में ये जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से आया ना। जी बिल्कुल। तो ये चूँकि एक ही रियासत से ताल्लुक़ रखते थे, गुजरात काठियावाड़ से। तो कायदे ये जो गुजराती लोगों ने वहाँ बॉम्बे में एक रिसेप्शन रखा है और उस पर उसको प्रिजाइड कायदे आज़म ने किया है। अच्छा। और मिस्टर एंड मिसेस गांधी को वेलकम किया। और वहाँ पर भी कायदे आज़म ने इंग्लिश में तकरीर की और गांधी ने गुजराती में तकरीर की। और बाद में कहा कि अब आई होप कि जना साहब भी गुजराती में बात करेंगे। तो जना साहब ने उसका जवाब में कहा कि मैं गुजराती एक रीजनल लैंग्वेज है, मैं अगर बात करूँगा आई एम ए मुस्लिम, मैं उर्दू में बात करूँगा। अच्छा। क्योंकि मैंने अंग्रेज़ों से पावर लेनी है, उनके इक़्तिदार उनको यहाँ से भगाना है, इंतकाल इक़्तिदार करना है, तो अंग्रेज़ से बात करने के लिए मुझे अंग्रेज़ी बेस्ट बोलनी चाहिए। बिल्कुल सही। और इसीलिए एक व्यू ये भी है कि गांधी को अगर पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस किया है तो वो भी कायदे आज़म
ही के वसीले से नहीं वो उन्होंने हुआ है। हाँ। लेकिन जो बायोग्राफीज पढ़े ना, मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी, बायोग्राफीज में ये 1915 से उसकी सियासत में एंट्री नहीं मानते। ये एक हिस्टोरियन ने भी गड़बड़ की है, इनके इंडियन हाँ, हिस्टोरियन। सही। वो कहते हैं 1919 में अमृतसर सेशन हुआ है ना, जी जी जलियांवाला बाग के बाद जो जी, सब, जी, जी। अमृतसर में 1919 जी। में, वहां से गांधी की एंट्री मानते हैं। अच्छा, हालांकि वो ये 1950 पहले 4-5 साल जो है वो गोल कर देते हैं। अच्छा, उसकी क्या वजह आप समझते हैं? ये इसलिए पहले वो फॉलो करता रहा है, जो लखनऊ सेशन में मौजूद था गांधी, लाइक एन ऑर्डिनरी यानी लीडर। कायदे आजम को फॉलो करते रहे वो। लेकिन कायदे आज़म फॉलो करते रहे, बल्कि कायदे आज़म ने उनको आगे लाने में काफ़ी हेल्प भी जी की जी, है। वही मैं अर्ज कर रहा था। तो ये तो अगले मैं मोड़ की बात कर रहा हूँ, अगले मैं 2-3 मोड़ बता जी, दूँ जरूर, आपको। जरूर। कि अगला मोड़ आया 1928 में, जब नेहरू रिपोर्ट दी है ना, उसमें यकसर उसने मुसलमानों की नुमाइंदगी को मुस्तरद कर दिया कि मुसलमानों को हम जो पॉपुलेशन का है वही देंगे, स्पेशल राइट्स नहीं देंगे। हालांकि इससे पहले 2 एक्ट 1909 में अंग्रेज़ों ने इसको रिकॉग्नाइज किया, सेपरेट इलेक्टेड को, और 1919 में भी रिकॉग्नाइज किया है। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि ये मुसलमान चूँकि ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, हम इनको मजबूत नहीं होने देंगे, ये माइनॉरिटी है, हम हिंदुस्तान हिंदुओं का है, यहाँ पर हिंदू राज ही होगा। ये कायदे-ए-आज़म की ही वो सोच है कि जिसने कहा कि नहीं, अब हम उसके काउंटर के लिए 1929 में 14 पॉइंट्स दिए इसने, और उसमें कहा है कि अब जो हमारा रास्ता अलग हो रहा है, कायदे-ए-आज़म सेपरेशन ऑफ द फेज, सेपरेशन ऑफ द फेज जो है कायदे। तो इस तरह के और भी बड़े बातें हैं जो कि मेरे ख्याल हम दूसरे दोस्तों से बात करेंगे। प्रोफेसर सलमान अहमद साहब, आप इसमें तो कोई शक नहीं है, किसी भी हिस्टोरियन की आप बुक उठा लें जिसने सब कॉन्टिनेंट पे कुछ लिखा या सब कॉन्टिनेंट के लीडर्स में कुछ लिखा, वो उन सब ने लिखा कि तमाम लीडर्स में से कायदे आज़म बिल्कुल मुनफरिद थे, अलग थे, और कद काठ का बहुत ज़्यादा फ़र्क था कायदे आज़म और बाकी लीडर्स में। हर लिहाज से स्टाइल देख लें, वे ऑफ लिविंग देख लें, वे ऑफ टॉकिंग देख लें, आर्गूमेंट्स किस तरह बनाते हैं वो देख लें, कम्युनिकेशन देख लें, ये सब चीज़ में वो सबसे अलग थे। आपने बात कर दी कि आर्गूमेंट्स के हवाले से, जी जी, तो अच्छी बात है कि हम अगर जिन्ना साहब की जो प्रोफेशनल लाइफ थी उस पर थोड़ी सी एक नज़र डालें। अगर जब उन्होंने वकालत शुरू की जी, अच्छा, कई जगहों पे आपको नज़र आएंगे उनकी, जो आप बार बार वर्ड यूज़ करें, जीनियस होने के, एक दूरअंदेश होने का तमाम पता चल जाता है। लंदन गए, बैरिस्ट्री कम उम्री में पास कर ली, हालांकि वो लंदन लॉ पढ़ने नहीं गए थे, ये भी एक वो उधर उन्होंने बहुत कम उम्री में पास कर ली, जो कि उस वक्त किसी इंडियन के लिए ये एजाज़ हासिल करना बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, फिर जब वकालत शुरू की, और ये बड़ा एक तारीख़ी जुमला अक्सर लोग कोट भी करते हैं और वाकई ऐसा हुआ, लेकिन इसको एक डिफरेंट एंगल से ज़रा देखने की ज़रूरत है। वो तारीख़ी जुमला जब उनको वापस आया और नौकरी ऑफ़र हुई कि 1500 रुपये महीना आपको मिलेगा, तो क्या जुमला उन्होंने कहा कि इतने तो मैं रोज़ कमाना चाहता हूँ, और तारीख में ये बात साबित हुई कि उन्होंने रोज़ाना इससे भी ज़्यादा कमाया। जी जी, बिल्कुल। वो बड़े सगीर पाको हिंद के चंद बहुत मतलब सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले लोगों में से जिन्ना साहब थे। क्यों? क्योंकि अपनी काबिलियत, इल्मियत की बिना पर। आर्गूमेंट्स की आपने बात की सर, वो एक कोर्ट में आर्गूमेंट्स दे रहे थे जी, तो जज ने कहा, जाहिर बात है वो एक सोच तो इंडियन और वो एक ब्रिटिश एक सोच, तो उसने कहा कि मिस्टर जिन्ना, आप किसी थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट के सामने नहीं आर्गूमेंट कर रहे, तो अब आप जिन्ना साहब का जुमला सुने कि क्या जुमला उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, जज साहब आप भी किसी थर्ड क्लास वकील से नहीं मुखातिब। तो जिन्ना साहब की ज़िंदगी के ऐसे कई वाक़यात, भोपाल में एक हियरिंग थी, ये थोड़ा लेट पहुँचे, अब इनके सेकंड जो वकील थे इनके हेल्प के लिए, उन्होंने प्रोसीडिंग शुरू कर दी। अब जिन्ना साहब जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके नायब ने प्रोसीडिंग शुरू कर दी है, तो उन्होंने, अब आप ये भी देखें जिन्ना साहब की सोच और उनकी अप्रोच, उन्होंने कहा जब आप मेरे नायब ने शुरू कर दी है, अब मैं
का नायब बनकर पूरी प्रोसीडिंग अटेंड करूँगा। वकालत में इस तरह के कई वाक़यात, एक और आर्गूमेंट के दौरान जज साहब ने ये कह दिया, और अक्सर हम भी आज भी सुनते हैं कभी कभार, जज साहब ने कह दिया कि मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, तो जिन्ना साहब ने टोक दिया। उन्होंने कहा आपकी ज़ाती राय मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती, कानूनी राय इंपॉर्टेंट है। वाह वाह, बहुत। तो आप इस तरह के उनकी अगर वकालत के वाक़यात देखें तो पता चलते हो क्या उनकी, जैसे आपने कहा ना, उनकी शख्सियत बहुत लोगों से बहुत ऊपर थी। बिल्कुल। प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साहब, यही जो अभी वाक़यात और जो बातें हमारे दोनों शुरकाए मोहतरम ने बताई, यही साबित करती हैं कि आप बात को बहुत जल्दी समझ लेते थे, और जो बंदे का मोटिव होता है पीछे, या तो उसकी शख्सियत का मुताला रखते थे वो फ़ौरन भांप लेते थे। और यही वजह है कि जो हिंदूस थे उस वक्त तालीम में भी हमसे आगे थे, मुआशरत में भी आगे थे, क्योंकि ज़ाहिर है अंग्रेज़ों ने उन्हें फेवर भी किया हुआ था, लेकिन उनके मोटिव्स को बहुत पहले से भांप लेते थे आप। ये जो आपने शुरू में प्रोग्राम में फरमाया कि जिन्ना साहब जीनियस थे, और जीनियस जो है एक क्रिज्मा लीडरशिप की एक अलामत है। जी बिल्कुल। जो विल्नर है, जो कि अथॉरिटी माना जाता है क्रिज्मा के ऊपर, देयर आर नंबर ऑफ राइटर्स। जी। और हम सोशल साइंसेस में कहते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वो किसी एक कॉन्सेप्ट की इस्तिलाह पर उनका इत्तफाक नहीं होता, लेकिन फिर भी विल्नर अथॉरिटी माने जाते हैं। जी हाँ, कैरिस्मेटिक लीडरशिप की। तो उसमें एक ये कि वो बड़ा जीनियस होता है और प्लाजिबल आर्गूमेंट होते हैं, बरजस्ता होता है। जी। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ग्राउंड रियलिटीज़ को अंडरस्टैंड करता है, अपनी शख्सियत को अपने टारगेट के साथ कभी जुदा नहीं करता, हमेशा उसकी नज़र जो है वो अपने टारगेट के ऊपर होती है। बहुत ठीक। तो जिन्ना साहब के अंदर अगर ये करैक्टरिस्टिक्स हम देखें तो वो सारे मौजूद हैं। बिल्कुल। और जिसका जिक्र उस्तादों के उस्ताद डॉक्टर रियाज साहब ने फरमाया कि जिस तरह से मौक़े को भांपना और 1920 के अंदर फ़ैसला साजी और 1928 के अंदर फ़ैसला साजी जी। या वो मुसलमान जिनके अंदर अभी ख्याल था कि हमें अभी यूनिटी की तरफ डॉक्टर साहब ये बात आप वक्फे के बाद मुकम्मल कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने एक जीनियस के जो पॉइंट्स हैं वो आपने बताया। हम चाहेंगे वक्फे के बाद ये आप बिल्कुल ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ससुर के स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू कि कायदे आज़म एक मुनफरिद शख्सियत, एक जीनियस, इस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। स्टूडियो में मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद साहब। डॉक्टर प्रोफेसर मुनव्वर साहब बहुत ही क्रिस्प और कम्प्रिहेंसिव अंदाज में वो क्वालिटीज़ बता रहे थे जो एक जीनियस लीडर में होती बिल्कुल है। वो आप कंटिन्यू कीजिएगा और बड़े अपने अच्छे खूबसूरत अंदाज में वो क्वालिटीज़ बताएं। हमारी बात ये हो रही थी आबिदी साहब के जो मैक्स वेबर है और विल्नर है, जी, उनके अंदर एक कंसेंसस हमें नज़र आता है। वो कंसेंसस ये है कि सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट लीडरशिप के हवाले से जो डिस्कस हुआ है वो क्रिज्मा है। जी। और क्रिज्मा कहते ही उसको हैं कि जब ऐसी क्राइसिस सिचुएशन हो जहाँ पे कौम नाउमीदी का शिकार हो और जिसका वजूद ख़तरे में हो, उस कौम को उस क्राइसिस से निकाल कर उम्मीद की रोशनी दिलाकर हदफ तक पहुँचाया जाए। जहाँ पे एक जो मरवज्जा जो रहनुमा है जिनके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो कौम के इस क्राइसिस को मैनेज कर पाए, तो कौम एक निजात दहिंदा की तरफ देखती है। बिल्कुल। आज मुसलमानों के अंदर भी कौम एक निजात दहिंदा के आसरे में। बिल्कुल ठीक। तो उस वक्त भी जो बरे सग़ीर के जो मुसलमान थे उनकी जो क्राइसिस सिचुएशन थी
उस सिचुएशन से निकालने के लिए उन्हें एक ही लीडर नजर आया जिनका नाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि मिल्लत का पासबान कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। वाह वाह डॉक्टर साहब, बहुत ही आप ऐसे स्कॉलर्स मौजूद हों तो बड़ी फोकस्ड गुफ्तगू होती है, अपने मौजू पर होती है और वाकई मौजू का हक़ अदा होता है। अब ये कह देना कि कायद-ए-आज़म एक जीनियस लीडर थे, लेकिन नाजरीन को बताना, अगली नस्ल को बताना कि वाकईन ऐसे लीडर्स ही होते हैं जो कौम को, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, क्राइसिस से निकालते हैं। और वाकई कायद-ए-आज़म एक ऐसे लीडर थे और उनकी इन क्वालिटीज़ को हम पढ़ेंगे तो फिर आगे कौम जो है वो मज़ीद जीनियस लीडर पैदा कर सकती है। फरमाइएगा। उनकी कई बातें हैं, एक बात नहीं है। बस एक बात है कि जो जीनियस लीडर है उसका वे ऑफ टॉकिंग जो है ना, कायदे में इस पे बात की है सही कि उसका वे ऑफ टॉकिंग जो है वो खास किस्म का होना चाहिए। मसलन उसका जब आप बातचीत करते हैं, आपके मिजाज के खिलाफ बातें होती हैं, वहां देखना हो हाउ यू रिएक्ट। कायदे ने कहा कि ये टेस्ट टाइम होता है लीडर का, बिल्कुल सही, कि जब उसके खिलाफ बात हो रही है तो वो रिएक्ट कैसे करता है, बहुत है। तो वहां पर कहते हैं लीडर का काम है उस बात को ठंडे दिमाग से सोचे और उसको, बेशक आप उसको बैड फील कर रहे हैं, लेकिन आप ठंडे दिमाग से सोचकर और सॉफ्ट वर्ड्स तलाश करके उसका जवाब दें खूबसूरती के साथ। बिल्कुल ये और इसीलिए उसने द ग्रेटेस्ट आर्ट ऑफ स्पीकिंग ऑफ फॉर लीडर इज टू से द हार्डेस्ट पॉसिबल थिंग्स इन द सॉफ्टेस्ट पॉसिबल वर्ड्स। वाह वाह, ये उसके अल्फाज हैं। बिल्कुल। तो ये इस तरह की बड़ी बातें हैं। फिर उसमें अभी देखें, इसी से मैं बात करता हूँ, जब कायदे में पहले हुआ इंपीरियल काउंसिल का, पहले ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बाद में बनी, पाकिस्तान बना, इसका नाम पहले लेजिस्लेटिव असेंबली था, इससे पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था। तो 1910 में जब ये बना है, तो 1911 में कायदे-ए-आज़म वहाँ पर साउथ अफ्रीका भी इनकी कॉलोनी थी अंग्रेजों की, वहाँ पर इंडियन और मुसलमानों के साथ इन्होंने, अंग्रेजों ने बड़ा जुल्म किया था। कायदे-ए-आज़म उसका चैंपियन, उसकी तकरीर उसका बहुत मशहूर, बहुत बड़े वो उसमें कायदे-ए-आज़म का ये है कमाल, उस वक्त अभी स्पीकर नहीं होता था, वायसराय खुद प्रिजाइड करता था। लॉर्ड मिंटो इजलास को प्रिजाइड कर रहा था, वायसराय गवर्नर जनरल। वो कह रहा है कि भाई आप अंग्रेज जो है वो बड़े क्रूअल हैं, इनको वो क्रूएलिटी छोड़कर जो रूलरशिप के आर्ट है उसके मुताबिक आवाम के साथ बेनेवलेंट वे में हमदर्दी से शायद रूल करना चाहिए। और यू हैव बीन वेरी क्रूअल इन नेटल, ये साउथ अफ्रीका जो है उसका। और उस वक्त बड़ी कायदे में सख्त अल्फाज में बात की, तो वायसराय ने कहा कि माइंड योर लैंग्वेज, कि तुम कैसी बात कर रहे हो। अब कायदे में जवाब देता है, कायदे में होना ये आज के मेंबर्स के लिए लर्न कर रहा है। उन्होंने कहा मैं इस जो मुअज़्ज़ज़ ऐवान है इसके कवानीन को मैंने पढ़ा हुआ है, जो मुझे अलाउ करते हैं कि इस लिमिट के रहकर आपसे मैंने बात कर, क्या अगर ये मुझे अलाउ करते ही है, मैं इससे ज्यादा सख्त अंदाज में आपसे बात करता। यानी बात कह भी दी और उस कानून के दायरे के अंदर। ये कमाल है ना इसमें। तो आजकल तो मेंबर तो पढ़ते ही नहीं है कुछ चीज, क्या ख्याल होता ही है, तो अल्लाह रहम करे। तो कायदे-ए-आज़म का देखो उसके लिमिट भी पता है उसको, और मेंबर करना क्या है उसने और सवाल क्या करना है। सही बात। तो इस तरह की चीजें, बेशुमार चीजें हम देखते हैं। अभी जो मैंने बात कर रहा था, इसी तरह ये मोंटेगू जो है, जब रिफॉर्म भी आती हैं, उस वक्त जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था मोंटेगू था, उसने 1917-18 में कायदे-ए-आज़म से यहाँ पर वो इंडिया में आए और ये रिफॉर्म्स का 1919 की जो रिफॉर्म्स आई थी, उसके बैकग्राउंड में 1917 में यहाँ पर आया, 17-18 में। तो उस कायदे-ए-आज़म उसको 2-3 डेलीगेशन में उससे मिला, और वो अपनी डायरीज में लिखता है कि ये जो यंग मैन है जिन्ना जो है, ये सब में से मुझे यूनिक नजर आता है। अच्छा, सही है जी। और उस बल्कि पीटी का लफ्ज इस्तेमाल का है
कि और पीटी के कई मानी है, एक नहीं है। ठीक है, जब रूलर इस्तेमाल करता है तो और मतलब होता है, महकूम इस्तेमाल करता है मतलब और बहुत सही, बहुत ठीक है। सही। ये उसी तरह जिसका इंटरेस्टिंग वर्ड है ना, ये जब हुक्मरान इस्तेमाल करता है तो वो रिडिकुलिंग होता है, और जब अवाम इस्तेमाल करते हैं तो उसका वो और मतलब होता है। तो ये पिटी का लफ्ज सोचने का, इट इज पिटी कि जिना जो है ही इज नॉट रूलर ऑफ दिस लैंड, वरना हमारे लिए ये मुसीबत बन जाती है। वाह वाह, क्या खूबसूरत ये बात। मतलब इस तरह के बड़े ट्रिब्यूट्स हैं कायदे जी 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 जी। और इसी तरह हम लास्ट में बात करूंगा फिर दूसरे पैनल की। तो माउंटबेटन जब यहाँ पर वायसराय बना मार्च में आया ना, तो उसको एडवाइस किया गया कि जाते हुए जिना को ना मिलना, जिना बड़ा खतरनाक आदमी। अच्छा, बहुत खतरनाक आदमी, और वो बंदों को बातचीत में उलझा लेता है और वो इस तरफ ले जाता है जिस तरह वो चाहता है। जी डॉक्टर साहब, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आप ये सेंटेंस मुकम्मल कीजिएगा, फिर हम प्रोफेसर साहब बिल्कुल ब्रेक से वापस आके अपने मेहमानों से इन डिटेल गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सत्सव के स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू कि कायदे आज़म एक मुनफरिद शख्सियत एक जीनियस, इस पर इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद साहब हमारे साथ हैं जी, प्रोफेसर सुलेमान अहमद साहब हमारे साथ हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साहब हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया हुआ है। जी आप साहब। जी यकीनन सच टीवी की खुशकिस्मती के ऐसे स्कॉलर्स मौजूद हैं जो कायदे आज़म पर अथॉरिटी हैं, हिस्ट्री पर अथॉरिटी हैं, और हमारी ज़रा ज़्यादा खुशकिस्मती कि हम वक्फे के दौरान भी मुस्तफ़ीज़ होते हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ पहलू बयान कर रहे थे वक्फे से कबल के जहाँ जहाँ पर कायदे आज़म की इनफरादियत सामने आती है, तो आप वक्फे से कबल जी आप जो लेजिस्लेटिव असम्बली में आपकी तकारीर और फिर जो ब्रिटिशर्स से आपके मकालमे होते थे, उसमें जो आपकी जीनियस जाहिर होती थी, वो आप फरमा रहे थे। मैं बता रहा था कि लॉर्ड माउंटबेटन जब लास्ट वायसराय अप्रैल मार्च उसे खुसूसी तौर पे बताया गया, तो उसको एडवाइस किया गया कि जाते हुए जिना को ना मिलना। बिल्कुल, क्योंकि जिना बड़ा ख़तरनाक आदमी है और वो बंदों को जब एंगेज ऐसी बातों में कर लेता है तो आपको उस पॉइंट पे ले आता है जो वो चाहता है। सही बात। और वो आपने दिल की बात आपके मुंह से निकलवाएगा। बिल्कुल। तो ये उसका आर्ट समझे, इसका समझाता है। तो यही हुआ। फिर जब वो आया वापस यहाँ पर आया 23 मार्च उसको 47 में ज्वाइन किया उसने, 22 को आ गए थे इधर, 23 को उसने वेवल से चार्ज लिया, वेवल चले गया। तो उसने 35 लीडरों को मिला, 35 लीडरों को, 35 इंक्लूडिंग गांधी एंड नेहरू, बिफोर मीटिंग जिना। जिना साहब को वो आया 23 मार्च को, जिना साहब को 5 अप्रैल को पहले जब मिला, बाकी बाद में कई मीटिंग्स होती थी। और उसी मीटिंग में फिर वो और उसमें आप हैरान कुन बात ये है कि ये इसमें जो ट्रांसपावर वॉल्यूम के अंदर वो डॉक्यूमेंट नहीं छपे जो ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर, फॉर्मर इंडिया ऑफिस, बाद अब ब्रिटिश लाइब्रेरी में मर्ज हो गए। 2 डॉक्यूमेंट हैं जो इसमें नहीं छपे जो मेरे पास हैं। ये हाउ टू टैकल जिना, एक गांधी ने तैयार किया है उसी टाइटल पे, एक नेहरू ने तैयार किया। गांधी वाला 2 सफ़े का है, नेहरू का 3 सफ़े का, कि जिना से आपने ये सवाल करने और ये जवाब दे तो आपने ये सवाल करना है, ये जवाब दे। ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट मौजूद है, जो मौजूद है। अच्छा, आपके पास भी? मेरे पास है। अच्छा। और वो आपने भी छापी नहीं किसी किताब में? मैंने किताब में कहीं जिक्र किया है थोड़ा सा। तो बहरहाल कहने का मकसद है इतनी प्रेपरेशन के बाद जब माउंटबेटन 5 अप्रैल को मिलता है तो उसमें वो नॉकडाउन हो गए। ये हुआ कि उस माउंटबेटन ने पहला सवाल किया है कि आप ये जो इंडिया को तकसीम करने वाली बात करते हैं,
हिंदू लीडर्स गांधी और नेहरू इसको गौ माता मानते हैं। आप गौ माता के टुकड़े करने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो कायदे ने कहा कि माय लॉर्ड, जब 1932 में बर्मा को आपने काट के अलहदा मुल्क बना दिया है, इंडिया का ऐसा था, क्या उस वक्त गौ माता के टुकड़े नहीं हुए? क्या बात है, वाह वाह वाह, माउंटबेटन के पास कोई जवाब नहीं था। वाह वाह वाह। और फिर दूसरा 2 सवाल किए। तो दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि भाई जनाब साहब, आप ये बताएं कि दुनिया में ये आप अगर पाकिस्तान मान भी जाता है जब, तो कल्चर सिमिलरिटीज काफ़ी हद तक रहेंगी। आइडेंटिटी आपकी अलग है, उसकी अलग है, लेकिन फिर भी कई चीज़ें कॉमन होगी। तो मुल्क में, दुनिया में कोई ऐसे 2 मुल्क बता सकते हैं कि जिनके कल्चर सिमिलरिटीज भी हैं और अलग-अलग मुल्क भी हैं? तो उन्होंने कहा है कि आई कैन गिव यू मैनी एग्जाम्पल्स, कायदे आज़म ने कहा। और फिर उस कायदे आज़म का स्टाइल था कि सवाल के अंदाज में जवाब देता, और कहता है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ यूएसए एंड कनाडा? कि उसका वो कहता है मेरा इसका भी जवाब नहीं था। वाह वाह। तो ये यानी माउंटबेटन जैसा बंदा और फिर हुक्मरान, उसको इस तरीके से लाजवाब कर देना, वाह वाह। प्रोफेसर सलमान अहमद साहब, एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ कि कायदे आज़म की स्टडी करने वाली है, हम बाज़ औक़ात मायूस हो जाते हैं कौमी वहदत और ख़ास तौर पर जब इस्लामी मकातब फ़िक्र की बात होती है कि हर मकतब फ़िक्र हैं, उनके अपने लीडर्स हैं, हम कहते हैं कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कैसे करें, एक नुक्ते पर कैसे लाएं। बहरहाल वो तो हमारा अक़ीदा है कि खुदावंद कुद्दूस ने इस्लाम को गालिब होने के लिए बनाया है, तो वो तो इंशाअल्लाह हो के रहेगा। लेकिन जो अब हम मौजूदा सूरत हाल देखते हैं तो कभी कभी मायूस हो जाते हैं। तो इसमें भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत को फॉलो करना होगा कि मुसलमानाने बरे सगीर ने तमाम लीडर्स को रिजेक्ट करके पॉलिटिकली भी, और क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बन रहा था तो हम कह सकते हैं एक पहलू रिलीजियस भी, कायदे आज़म को लीडर मान लिया। उस वक्त कोई मकतब फ़िक्र की बात नहीं हुई कि ये किस मकतब से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी जो अपब्रिंगिंग है वो किस मकतब में हुई है, और लेकिन सब ने उनको लीडर माना। बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही की कि ये तारीख़ में ऐसे मौक़े नहीं नज़र आते हमें कि जहाँ पे तमाम मुसलमान जिस भी मसलक का हो, और मुसलमान के अलावा कई अक़लियत भी हमें देखते हैं कि वो भी जिन्ना साहब को एक लीडर के तौर पे देखते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, अगेन जैसे रियाज साहब ने फरमाया कि लीडर की एक जो खासियत होती है वो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, आर्गूमेंट देना। उन्होंने उनके पास अब अच्छा थोड़ा सा अगर हम शुरू का दौर देखें तो जिन्ना साहब की कई चीज़ों में हमें ये नज़र आता है कि वो शायद इस्लाम और सियासत और रियासत के हवाले से डिफरेंट ओपिनियन था, लेकिन जब वो बहुत सारे उलमा उनसे मिले, उनको कन्विंस किया, और ये मौजूद हैं, तारीख़ का हिस्सा हैं कि उन्होंने किस तरीके से और हर तरह का आलिम, मैं कोई ख़ास की बात नहीं कर रहा, वो उनसे मिले, और फिर उसके बाद उनकी शख्सियत में एक और तब्दीली भी आई, और उन्होंने कई जगहों पे तकरीरों में किताबों का हिस्सा हैं कि उन्होंने यही बात की कि मुझे ये काम दिया गया है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे कामों के लिए कुछ नेक लोगों को चुनते हैं, तो मैं तो उनको एक बहुत अल्लाह के करीब बंदा समझता हूँ जिस इस एक नेक काम के लिए उनको चुना गया। अच्छा, उनकी जो आर्गूमेंट्स देने की बात थी, मैं कई वाक़यात ऐसे उनकी ज़िंदगी के हैं कि ये एक अच्छे लीडर और एक जो आप वर्ड हम बार बार यूज़ करें कि जीनियस होने की, एक बॉम्बे में ही अदालत में वो गए तो उन्होंने देखा कि जो वकीलों की जगह थी ना, वहाँ पे एक गोरा बैठा हुआ, अच्छा, और बाकी जगह नहीं थी। तो उस दौर में, ये 1903 की बात है हाल, उस दौर में किसी की मजाल नहीं होती थी कि वो गोरे से ऐसे बात करें। उन्होंने उसको उठने को कहा कि ये वकीलों की जगह नहीं बैठ सकते। अच्छा, वो नहीं उठा, यार बात है, वो गोरा भी तो उस वक्त हुक्मरान, और बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने जिन्ना साहब ने, क्योंकि उनको कानून पता था, उनके आर्गूमेंट्स की बात मैं बात बता रहा हूँ, उन्होंने अदालत के स्टाफ को कहा कि इसको हटवाओ, इसको,
और वाकई वो फिर उसको हटना पड़ा और वो फिर वो बैठे। वो था उधर बॉम्बे कॉरपोरेशन का एडमिनिस्ट्रेटर था गोरा। अच्छा, अब एक और इसमें जो पहलू है, उस बंदे ने मालूम किया ये कौन है वकील, सही, और बाद में उनको हायर भी कर लिया गया। अच्छा, कानून के हवाले से जो जिन्ना साहब की लॉजिक, जो उनकी अपडेटेड इंफॉर्मेशन, ऐसे कई वाक़यात भरे पड़े हुए हैं। आपने एक बात की कि हम आने वाले जनरेशन को उनको क्या मैसेज दें। जी, लीडरशिप की एक क्वालिटी ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने प्रोफेशन, अपने तमाम इंफॉर्मेशन में अपडेटेड हो। जिन्ना साहब हर चीज़ में, उनसे कोई बच्चा बात करता, वो वाक़या भी बड़ा मशहूर है कि बच्चा नारे लगा रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद, पूछा जी तुम्हें मतलब पता है क्या कर रहे हो तुमने कहा कि जी मुसलमानों के लिए एक मुल्क बनेगा पाकिस्तान और उधर हम रहेंगे। तो जिन्ना साहब का जुमला आप सुने, उन्होंने क्या कहा, एक 7-8 साल के बच्चे को मालूम है कि मुसलमानों के लिए मुल्क चाहिए, गांधी को नहीं मालूम है, गांधी को अंदाजा नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है, एक वक्फे पे जाना है। जी बिल्कुल। ब्रेक से वापस आकर अपने मेहमानों से इन डिटेल गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सच सूरह के स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारे आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जी आब्दी साहब। जी, प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साहब से अब हम पूछेंगे जी कि कायदे आज़म के जीनियस होने, उनके यूनिक लीडर होने पे हमें कुछ और भी बताएं, कुछ ऐसे तारीखी सबूत हम कहते हैं, लेकिन डॉक्टर रियाज साहब ने, सलमान साहब ने, ख़ुद डॉक्टर मुनव्वर साहब ने भी बड़ी ऐसी यूनिक बातें बताई कि वाकई किसी और लीडर में वो नहीं थी। बहुत शुक्रिया आब्दी साहब, लेकिन मुझे एक जुमला कहने दीजिए। जी ज़रूर। डॉक्टर रियाज ने बड़ी खूबसूरत बात बताई जिन्ना साहब की कमिटमेंट के हवाले से, और जिन्ना साहब की जो एक मुनफरद बात है, जो मुनफरद जिसके ऊपर बात पहले हो रही थी, वो शायद किसी लीडर में नादर व शादर आपको दुनिया के किसी रहनुमा में नज़र आती है, और वो ये कि जो मुखालफीन ने भी तस्लीम किया कि जिन्ना साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने अपनी बीमारी को और अपनी मौत की रफ्तार को तेज़ करके हदफ हासिल किया, सिर्फ हदफ की खातिर। ये आपको इंतहाई कम नज़र आता है। तो ये मेरी नज़र में इस तरह की, यानी अपनी इंसान की जो जिद्दोजहद है वो अपने लिए हुआ करती है। जी जी, अपनी ज़िंदगी के लिए। और उन्हें पता था कि अगर ये हदफ हासिल ना हो सका तो बाद में मेरे बाद कोई ऐसा लीडर नहीं है जो पाकिस्तान बना सके। लेकिन आब्दी साहब इसमें एक और पहलू भी है जी, यानी डॉक्टर्स ने बताया था कि आपको आराम की ज़रूरत है। जी जी, और आप मुसलसल काम कर रहे हैं। वो तो माई ब्रदर में फातिमा जिन्ना ने लिखा है कि जब वो ट्रेन में सफ़र करते थे तो दरमियान में बाज़ औक़ात तबीयत ख़राब होना, वॉमिटिंग होना और बेहोश तक हो जाते थे, ये तक लिखा है उन्होंने। और फिर उस पाकिस्तान को फिर लेकिन जब वो ट्रेन से उतरते थे तो किसी को पता नहीं होने देते थे कि इस सफ़र में क्या मुश्किलात और सऊबत उन पे गुजरी है। जी जी, एक तो ये पहलू। दूसरा आपने बात की, लेकिन अगर आप इजाज़त दें इसी पहलू से मैं एक और पहलू निकालना चाहता हूँ कायदे आज़म की इनफरादियत का। वो कहते हैं ना, बात छुपती नहीं है, ज़रा सी कोई बात हो हम लाख छुपाने की कोशिश करें। वो ये भी कमाल है कायदे आज़म और उनके डॉक्टरों का कि माउंटबेटन ने ये कहा कहीं और वो फिर डॉक्यूमेंटेड किसी और ने किया, वो डॉक्टर साहब बता सकेंगे ये। लेकिन मुझे ये बात याद है कि माउंटबेटन ने कहा कि अगर मुझे पहले पता चल जाता, और ये बात कौन कर रहा है, आम आदमी नहीं कर रहा, वायसराय कर रहा है, जिसकी मालूमात की, इंफॉर्मेशन की सोर्स बहुत मजबूत होती है। वो कहता है कि मुझे पता चलता तो मैं डिले कर देता। फ्रीडम एट मिडनाइट में है जी बिल्कुल। तो आप ये देखें कि वायसराय तक को पता नहीं चलता, तो ये भी एक इनफरादियत बात है।
अब सब असल में उसका बैकग्राउंड ये था ना कि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि सब कॉन्टिनेंट की डिवीज़न हो। जी। इनफैक्ट इसको बैलेंस किया था अमेरिकन्स ने, और अमेरिकन्स ने ये कहा था कि चूंकि अब पैसा हम दे रहे हैं तो अब हमारी सुनेंगे आप। मैं अक्सर मेरी अजम्पशन यही है रिगार्डिंग फ़लस्तीनियन इशू एंड कश्मीर इशू। जी जी। दुनिया में कोई भी आज़ादी की तहरीक जब तक कामयाब नहीं हुई, जब तक उसको बैलेंस नहीं किया गया। और इस वक्त फॉर इंस्टेंस आप देखें फ़लस्तीन की तहरीक के अंदर कि सिटीज़न अगर जर्नलिज्म नहीं आती और इसे बैलेंस नहीं करती तो कभी भी इजरायली पीछे नहीं हटते, जो इस वक्त जो रिसेंट क्राइसिस था। सो इज़ द केस विद द कश्मीर कि जहाँ पे आपकी 3 कोर आर्मी लगी हुई हो, 9 लाख फौज खड़ी हुई हो, हर 3 कश्मीरियों पे एक भारत का फौजी खड़ा हुआ हो, जी जी, तो जब तक उसको बैलेंस नहीं किया जाएगा वो तहरीक कामयाब नहीं होगी। और ये बड़ा कमाल है कि उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर आपने एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता उठाया जिन्ना साहब यूनिटी के हवाले से, जी जी जी, कि सारी कौम यूनाइटेड हो गई अंडर द लीडरशिप ऑफ जिन्ना साहब। ये तो मैं कहता हूँ कमाल का भी कमाल है। जी यानी कमाल को भी कमाल तक पहुँचा दिया आपने। अब इसको कंपेयर करें आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से। बिल्कुल। अगर आप मीसा के मदीना देखें जी जी, तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि चाहे वो यहूदी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो मुसलमान है, अंडर वन कॉन्स्टिट्यूशन सबको लेकर है। जिन्ना साहब की भी आप स्पीच को याद रखें, क्या आपने फरमाया पाकिस्तान बनने के बाद कि हर पाकिस्तान का शहरी आज़ाद है, चाहे वो मंदिर जाए, चाहे वो गिरजाघर जाए, चाहे वो मस्जिद जाए। तो ये जिन्ना साहब की ये क्वालिटीज़ थी। और इनफैक्ट आज आपकी जो लीडरशिप है, अगर इस रोल मॉडल को वो इग्नोर करेगी तो पाकिस्तान के अंदर कभी भी सोशो पॉलिटिकल कोहेसिवनेस नहीं आएगा। और जिन अक़वाम में यूनिटी नहीं आती वो कभी भी ताकतवर नहीं होती और हदफ को हासिल नहीं कर पाती। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ का फुकदान है और ये बड़ा सवालिया निशान है आज की लीडरशिप के ऊपर। और दूसरी जो इसमें एक अहम नुक्ता ये है कि क्या हम जिन्ना साहब की शख्सियत को और उनके असबाब को, जिसकी तरफ डॉक्टर रियाज ने और डॉक्टर साहब ने इशारा दिया, क्या वो हम इनकलकेट कर पा रहे हैं, क्या हम वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं? और उसमें मुझे इसलिए फ़ील होता है कि चूंकि हमारे सोशल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिक्लाइन का शिकार हैं, जिसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब बड़े आपस में बैठकर बच्चों को ट्रांसफ़र करते थे अपने अक़दार को, वो अब ज़रिया नहीं रहा। ऐसे अब ज़्यादा जदीद दौर आ गया है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो क्या उस पैटर्न के ऊपर जहां हम अर्तुगरुल टाइप दूसरे ड्रामा बना रहे हैं, क्या इस पे भी हम काम कर रहे हैं? तो ये बड़ा एक सवालिया निशान है। बहुत। डॉक्टर साहब, एक और तारीख़ का एक बहुत अहम मोड़ है और उसमें आप जैसा हिस्टोरियन सही बता सकता है। कायद-ए-आज़म की जीनियस मुझे एक और जगह भी नज़र आती है, वो कैबिनेट मिशन प्लान जो था 1945 का, गालिबन 46 का, कि जिसमें बड़ी अंग्रेज़ों ने बड़ी ट्रिकी सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की। और वो अभी तक बात की जाती है कि कायद-ए-आज़म ने वो प्लान मान लिया या मुस्लिम लीग ने वो प्लान मान लिया। और अभी तक ये आर्गूमेंट, अभी कुछ लेटेस्ट भी किताबें आती हैं उसमें इस कैबिनेट मिशन प्लान का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है कि देखिए जी, कायद-ए-आज़म तो मान गए थे कि आप ना तकसीम करें और ये जो यूनिट है वो, लेकिन उसमें क्लियर था कि 10 साल बाद आज़ादी हो सकती है। ये एक तो उसके बारे में बता दें, कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में मुख्तसर, और फिर कायद-ए-आज़म ने इतनी ट्रिकी सिचुएशन को किस तरह के तरीके से टैकल किया कि एक ही डिसीजन से या एक ही सिचुएशन क्रिएट करके हिंदूज़ और अंग्रेज़ दोनों को शिकस्त दी। ये मई 46 की बात है, 16 में ये जी। तो जब ये कैबिनेट मिशन प्लान, पहले तो उनको मार्च में आए थे, 22-23 मार्च को, ये भी उन्हीं दिनों से आती आई। तो उसमें ये डायलॉग होता रहा कायद-ए-आज़म के साथ, गांधी के साथ, उनका 2-2.5 महीने डायलॉग। उसके बाद उन्होंने ये कायद-ए-आज़म ने डायलॉग उनको पढ़े ना, बातचीत पाकिस्तान को बहुत कन्विंस करने वे में पेश किया कि पाकिस्तान, और लेकिन उन्होंने नहीं माना इस बात को। जैसे वो 10 साल वाला इंडिया को ग्रुप किया, 3 ग्रुप्स ने, ABC वाले, बड़ी डिटेल बात है।
वो ये कि इसमें अब फिर जब यानी आखिरी बात 3 यूनिट्स बना दिए इंडिया के कि आज़ाद ना हो। कि ये 3 यूनिट्स बनाए, इनके सूबे असेंबली मिलकर असेंबली बनाएंगे और वो एक सूबा उनमें से अलहदा भी होना चाहिए तब तो 10 साल बाद हो सकता है। हो सकता है। हाँ, तो वो और उसमें ये था कि जो ये हमारे जो मुस्लिम ग्रुप्स है इधर वाला जो अभी प्रेजेंट पाकिस्तान है, ये एक हिस्से में था, बंगाल में वो था जो बंगाल और आसाम, और सी में तमाम हिंदू प्रोविंसेस जो 6 के यानी कम से कम यूनिट तो डिफाइन हो गए। डिफाइन हो गए। उस फिर जो असल बात जो है ना वो ये है जिसको लोग समझते नहीं है, ये राइटर्स हमारे उसको मिस रिप्रेजेंट करते हैं या अनजाने में या दानिस्ता, बिल्कुल ठीक। तो वो अब किसी के बारे में हम ऐसे राय नहीं दे सकते कि ये जानबूझ के कारण। कहने का मकसद ये कि वायसराय ने ऐलान किया कि जो ये पार्टी कांग्रेस और मुस्लिम लीग 2 मेजर पार्टीज हैं, जो पहली जमात इसको। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आप इसको, मैं चाह रहा हूँ दरमियान में फिर ये बात ना कटे। जी बिल्कुल, हमारे आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी, इस सिलसिले को मजीद भी आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ रहेगा, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलता है एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ससुर के स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू कायदे आज़म एक मुनफरिद शख्सियत एक जीनियस, इस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। जी आब्दी साहब, आखिरी सेगमेंट है वो हम, क्योंकि आखिरी सेगमेंट है तो कायदे आज़म का जो जीनियस होने का मास्टर स्ट्रोक था, और इसको कहते हैं मास्टर ऑफ द सिचुएशन या मास्टर स्ट्रोक, तो उस आखिरी मास्टर स्ट्रोक की बात हो रही है। डॉक्टर साहब, इस पे क्योंकि किताबों की किताबें लिखी गई, टाइम हमारे पास बड़ा कम है, 2 मिनट में आप बता दीजिए कैबिनेट मिशन प्लान, वो सिचुएशन एंड कायदे आज़म मास्टर ऑफ द सिचुएशन। कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में हम बता चुके पहले। उसका जो माउंटबेटन इसने वेवल था ना उस वक्त जो है, वेवल ने ऐलान किया वायसराय ने कि इन दोनों पार्टियों मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो पहले इसका एक्सेप्ट करेगा उसको हुकूमत बनाने की दावत दी जाएगी। कायदे आज़म बड़ा नबज़शनास था, उसने पहले ऐलान कर दिया कि मैं इसको मानता हूँ, मान लिया। अब मान लिया। अब वेवल इसको चाहिए था ऑनर करे, उसने खामोश हो गया, कांग्रेस से खुफिया बातचीत करने में शामिल हो गया और उसने यानी कि किस्म की ना कर दी। अच्छा, इस कायदे आज़म ने एक्सपोज भी किया। वो गलत बतल देते हैं कि ये तो उसके हक में, ये गलत नहीं है बात, ये गलत लोग राइटर लिखते हैं। कांग्रेस ने भी एक्सप्लॉइट किया। असल बात है कायदे आज़म अपॉर्चुनिटी गेन करना चाहता था, पावर में आकर उसने पाकिस्तान बना देना था, और वो वेवल भी समझता था, कांग्रेस भी समझती थी। कांग्रेस ने मना कर दिया इसको ना देना पावर। ये राइटरों को ये बात समझ में नहीं आती कि जिन्ना ने तो कल की बजाय आज ही पाकिस्तान बना देना ऐसा। बिल्कुल इसने ABC ये जो कैबिनेट, यानी ये जो 3 यूनिट्स बनाए तो इसके तो अंदर, मैं बल्कि डॉक्टर साहब एक बात कहूँ, जो 3 यूनिट्स बने उनमें 2 पाकिस्तान यानी उन्होंने तो 3 में से 2 तो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। दूसरा ये कि उसके पास जवाब था कि इससे चंद महीने पहले इलेक्शन हो चुका है और ये जो 2 यूनिट्स हैं पाकिस्तान वाले, आपने सही कहा, ये पहले पाकिस्तान के नाम पर वोट दे चुके हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तो सही। ये इसलिए इस बात का ये राइटर्स जिक्र नहीं करते कि कांग्रेस के इमाम पर वेवल ने मना हो गया, वरना तो चाहिए था अगर ऑनर करो ना अपने आप। ये बात भी डॉक्यूमेंटेड है कि उसने कहा कि जो इसको प्लान को कबूल अखबार में छपा हुआ है। अच्छा, उस वक्त मैंने अखबारें देखी सारी। सही बात है, सही, बड़ी बात है। अच्छा, ये वो वाकई मैं कह रहा हूँ कि जो अल्फाज इस्तेमाल हुए ना कि कायदे आज़म के जीनियस होने का ये
एक मास्टर स्ट्रोक था, तो आपने उसकी वजाहत करके बिल्कुल प्रूव कर दिया। एक साल पहले पाकिस्तान बन जाता है। जी, क्या बात है। आपने ये इस मौजू पे तो मैंने देखा है 600 सफ़े की किताबें लिखी गई हैं, और डॉक्टर साहब आपने एक जुमले में वो इस पूरे उसकी वजाहत कर दी। जी जनाब प्रोफेसर सलमान अहमद साहब, आप वक्फे में बता रहे थे कि ये तो टाइम बहुत कम रह गया और मैंने बड़ी बातें करनी थी, तो अब आपका भी कमाल है कम्युनिकेशन का कि 2 मिनट में आप वो बातें कर दें। जी कोशिश तो करते हैं, लेकिन आपने जो मास्टर स्ट्रोक की बात की ना, देखिए जिन्ना साहब की ज़िंदगी में कई मास्टर स्ट्रोक्स नज़र आते हैं। इवन आखिर वक्त तक कोयटा में भी उन्होंने मास्टर स्ट्रोक बहुत सारे हैं ऐसे। मिसाल के तौर पे कोयटा में ये फिर डॉक्यूमेंटेड है कि जब खाना पीना नहीं खा पा रहे थे, तो उनका एक पुराना कुक ढूंढा गया। जी जी जी। और उसको बुलाया गया कि वो उनके पसंदीदा खाने बिल्कुल बनाए। बिल्कुल। तो जिन्ना साहब ने जब खाने खाए तो उन्होंने पूछा किसने बनाया, उन्होंने बताया फलां कुक ने। तो उन्होंने कहा अच्छा उसको लाया कौन? हाँ। उन्होंने कहा पंजाब गवर्नमेंट ने सपोर्ट। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ज़ाती अपने खर्चे से पैसे दिए, उसके जो भी खर्चा हुआ। तो ये चीज़ें उस वक्त बीमार थे, उस वक्त मतलब आप देख लें उसके कुछ दिनों बाद रहलत फरमा गए। लेकिन ये बहुत सारे ऐसे मास्टर स्ट्रोक हैं। कई बातें मैं करना चाह रहा हूँ ख़वातीन के हवाले से। आप देखिए कि जिन्ना साहब ने जब मुस्लिम लीग की 1938 में ही ख़वातीन मुस्लिम लीग की एक सब कमेटी बना दी थी, और 1940 का जो जलसा हुआ उसमें एक खातून ने भी खिताब किया था, बेगम जी जी मोहम्मद अली जौहर ने। बल्कि वो एक तस्वीर है जी बिल्कुल जिसमें साहब, और वो पूरे पर्दे के साथ। बिल्कुल, और हम बिल्कुल। अक्सर ये बात मैं कहता हूँ कि देखें हर एक का अपना एक व्यू है पर्दे के बारे में, कोई शक नहीं, लेकिन जो फुल पर्दा है उन्होंने किया हुआ था, यानी वो तो एक्सट्रीम था। उसके होते हुए भी ख़वातीन के लिए मुआशरे में कोई मुश्किल। जिन्ना साहब ने तकरीर में यही कहा कि ख़वातीन उसी तरह हमारे साथ शाना बशाना काम करेंगी जिस तरह मक्का मदीना में भी किया। वाह वाह। तो ये इस तरह की बहुत सारे। अच्छा यूथ के हवाले से कैसी प्रैग्मेटिक बिल्कुल उस वक्त देखें, आप देखें, और कई ख़वातीन के कॉलेजेस में जाके यूनिवर्सिटियों में जाके खिताब किए हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड है। अच्छा यूथ के हवाले से भी मैं कुछ कहना चाहूँगा कि देखें जिन्ना साहब की मोहब्बत का अंदाज़ा देखें आप कि यूथ से, स्टूडेंट्स से उनको कितनी उम्मीदें और कितनी मोहब्बत थी कि अपने विरासत में उनके लिए छोड़ गए। 3 इदारे उनके लिए ज़मीन, अपने इस्लामिया कॉलेज, सिंध मज़हब इस्लाम और अलीगढ़। मतलब इससे बढ़ के क्या होगा कि बंदा इंसान अपनी जायदाद उन इदारों को दे जाए, और सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं मौजूद, यूथ है, वो पढ़ेगा और इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ वो काम करेगा। और मुझे एक शख्सियत ने बताया जो उस वक्त खुद अभी भी हयात हैं और उस वक्त मौजूद थी, कि कायदे-आज़म 1937 से 47 के दरमियान 13 दफ़ा लाहौर आए, और उसमें 11 दफ़ा वो इस्लामिया कॉलेज लाहौर गए। और कितनी मसरूफ़ शख्सियत, और वहाँ अच्छा भला टाइम स्टूडेंट्स के साथ गुजारा। प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साहब, आप आखिरी पैगाम के तौर पर इस प्रोग्राम के आप क्या कहना चाहेंगे? कायदे-आज़म एक मुनफरिद शख्सियत, एक जीनियस, और मैं आप तीनों स्कॉलर्स को दाद देता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम का हक अदा कर दिया कि डॉक्यूमेंटेड और लॉजिकल बातों से आपने बताया कि जिन्ना वाज रियली अ जीनियस। अली साहब, क्रेडिट आपको जाता है, आपकी टीम को जाता है, सच टीवी को जाता है कि इस पे आपने प्रोग्राम किया। मुख्तसरन ये कि जो अब तक हम गुफ्तगू करते आ रहे हैं कि जिन्ना साहब ने कौम को क्राइसिस से निकाला। क्राइसिस क्या था जिसकी तरफ कुछ इशारा डॉक्टर रियाज साहब ने भी दिया। लाइक 1916, ये क्रेडिट जिन्ना साहब को जाता है कि लखनऊ पैक्ट किया। ये वाहिद वो पैक्ट था जिसके अंदर कांग्रेस ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो हक है मुसलमानों का वो तस्लीम किया। और जिन्ना साहब की ज़िंदगी में भी हमें एक इर्तका नज़र आता है। जिन्ना साहब बाहर से तशरीफ़ लाते हैं और 3 जो इज़म्स हैं बरतानिया के या वेस्ट के, जो लिबरलिज़म है, नेशनलिज़म है, सेकुलरिज़म है, उन्हीं तीनों को इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान की आज़ादी के लिए। और ये बड़ी खूबसूरती है। अब वो जो इर्तका जिन्ना साहब में आ रहा है, पहले आप यूनिटी की बात फरमा रहे हैं, आगे जाके जब 1935 का एक्ट आता है तो उसमें चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ सेंटर बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और मुसलमानों को ये है। और फिर डेमोक्रेसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिचुएशन डेवलप होती है जिसमें बरतानिया कॉलोनीज़ को छोड़ना शुरू करता है और वो डेमोक्रेसी लिबरलिज़म के तहत इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें मुसलमानों को ये ख़दशा था कि हम तो माइनॉरिटी हैं। तो जिन्ना साहब ने वहाँ पे ये डिमांड की
कि डेमोक्रेसी विद कंडीशंस एंड लिमिट्स एक्सेप्टेबल है, जब माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और फिर ये जो 1937 के इलेक्शंस हैं, 37 to 39, जो कांग्रेस की जो हुकूमत इस्टेब्लिश हुई है और जो उनका रवैया मुसलमानों के हवाले से था, योम निजात मनाया गया। और फिर 1937 का जो सेशन है लखनऊ में, मेरे ख्याल में, जहाँ पे जिन्ना साहब का पूरा माइंडसेट तब्दील हुआ है सही कि अब ये वक्त है, ग्राउंड रियलिटीज़ को उन्होंने जांचा कि अब ये वक्त है कि हम सेपरेट होमलैंड की डिमांड करें। और फिर एक दफ़ा जिन्ना साहब ने वो फैसला कर लिया, जिस तरह फरमाते थे 100 दफ़ा सोचो, जब एक दफ़ा फैसला लो तो उस पर डट जाएं। और जिन्ना साहब उसके ऊपर डट गए। और फिर मुखालफिन लिखते हैं कि जिन्ना साहब वो शख्सियत थे जो बात कहते थे फिर उस पर डट जाते थे, उनको हटाना मुश्किल है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन आज का मौजू इतना शानदार और खूबसूरत था और हमारे स्कॉलर्स ऐसे थे कि मेरा ख्याल है 2 घंटे और प्रोग्राम हो सकता था। और मुझे यकीन है कि नाजरीन इसको बड़ी दिलचस्पी से देखेंगे। यकीनन। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे काम मौजू के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।